नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक ओस्मोसिस। ओस्मोसिस यानी परासरण। परासरण पादपों की कोशिकाओं में होने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप कोशिकाएं जो है जल को बाहरी वातावरण के साथ एक्सचेंज करती है। ये पानी को ग्रहण भी करती है और आवश्यकता अनुसार पानी का परित्याग भी करती है। तो ओस्मोसिस जो है पादप कोशिकाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम के द्वारा हम ओस्मोसिस को देखने का प्रयास करेंगे। ये एक यू शेप की नलिका है। इस यू शेप की नलिका के अंदर लगी हुई है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली की एक तरफ यहाँ पर विलायक भरा हुआ है, दूसरी तरफ भरा हुआ है विलेन। विलायक यानी सोल्यूट भरा हुआ है, विलायक यानी सॉल्वेंट यहाँ पर भरा हुआ है जो कि सामान्य रूप से पानी होता है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली की दूसरी तरफ विलेन या सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर सॉल्वेंट और ये सोलेंट और सोल्यूट दोनों प्रकार की वस्तुएं जो है मौजूद है। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषता क्या होती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिससे होकर विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं बल्कि विलय के अणु आर पार नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इधर जो विलायक है, इस विलायक के अणु जो है ये इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर दूसरी तरफ गति करते हैं क्योंकि इधर सोल्यूट की उपस्थिति की वजह से यह विलेन जो है इस विलेन की सांद्रता बहुत ही अधिक हो जाती है। तो विलायक के अणु जो है यह इस विलेन की तरफ गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब के अंदर दोनों नलियों के अंदर सतह बराबर है, लेकिन कुछ समय के बाद देखते हो विलायक के अणुओं की मूवमेंट की वजह से इस नली के अंदर जिधर विलेन उपस्थित था उधर जो है विलेन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जो है विलेन की तरफ गति करते हैं। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का विलेन की तरफ गति जो है इसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। तो ओस्मोसिस एक बायोफिजिकल प्रोसेस है यानी जैव भौतिक प्रक्रिया है। यह सामान्यतया सभी बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम से तात्पर्य यहाँ पर कोशिकाओं से होते हैं। तो यह एक जैव भौतिक प्रक्रिया है जो कि सामान्यतः सभी कोशिकाओं में संपन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है कि विलायक के अणु ये गति करते हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर यह हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं जहां पर विलेय की सांद्रता अधिक होती है। इधर विलेय की सांद्रता अधिक है तो विलेय की सांद्रता जिधर अधिक होती है उधर गति करते हैं। अर्थात सीधे से तात्पर्य है कि ओस्मोसिस या परासरण एक जैव भौतिक क्रिया है जिसके अंदर पादप कोशिकाओं के अंदर विलायक के अणु जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलेय की अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं। इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। एक छोटे से प्रयोग के द्वारा हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ये थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर ये एक फनल हमने लिए जिसे हम थिसिल फनल कहते हैं। इस फनल की खास बात होती है ये भाग जो है इसका आधारी भाग ये नीचे से खुला होता है और इस खुले भाग पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर बांध दी है। सामान्यतः पोर्चमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर बांधते हैं और यहाँ पर इस नली के अंदर हम भर देते हैं शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर इसका इनिशियल लेवल है तो इस नली के अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन भर दिया है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है इसलिए यहाँ पर उपस्थित जो विलेन है यह विलेन जो बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पर जो है शुगर को पानी में घोलकर हमने विलेन बनाया है तो विलेन इसके अंदर उपस्थित है। यहाँ पर बीकर में हमने लिया है शुद्ध पानी जो कि विलायक है इस शुगर सॉल्यूशन के लिए भी। तो यहाँ पर शुद्ध पानी रखा हुआ है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हैं और विलेन की तरफ गति करते हैं क्योंकि विलायक के अणु सोल्यूट की अधिक कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं क्योंकि विलायक में तो सोल्यूट था नहीं। तो यहाँ से विलायक के अणु डायरेक्ट जो है इस शुगर सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं जिससे यहाँ पर जो इनिशियल लेवल था
धीरे धीरे इस ट्यूब के अंदर इनिशियल लेवल जो है ये बढ़ता चला जाता है। फाइनली एक स्थिति आने के बाद यहाँ पर जो है लेवल बढ़कर यहाँ तक ऊपर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो परासरण की वजह से थिसिल फनल जो है इसके लेवल में वृद्धि होती है, क्योंकि विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ गति होती है, क्योंकि विलयन में सोल्यूट की या विलेय की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलायक के अणु विलेय की कम सांद्रता, विलय यहाँ पर विलेय की कम सांद्रता है, तो विलायक के अणु विलेय की कम सांद्रता से विलेय की अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम दो प्रयोगों के द्वारा परासरण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विसरण और इस कक्षा में पढ़ रहे हैं परासरण। तो परासरण और विसरण जो है इसमें एक सामान्य अंतर देखने को मिलता है। विसरण में हमने पढ़ा था कि सोल्यूट के मूवमेंट जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो सोल्यूट है, यह यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत अधिक है और ये सोल्यूट के कंसंट्रेशन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं और फाइनली पूरे के पूरे माध्यम के अंदर स्वयं को वितरित कर देते हैं। और एक साम्य अवस्था की स्थिति में सोल्यूट जो है इसकी मात्रा संपूर्ण माध्यम में समान रूप से वितरित होती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली मौजूद नहीं होती है। तो डिफ्यूजन के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। दूसरा, सोल्यूट जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं, यानी यहाँ पर गति जो होती है यह विलेय के अणुओं की होती है। जबकि परासरण में हमने देखा कि यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हम विलायक को विलयन से अथवा कम सांद्रता के विलयन को अधिक सांद्रता के विलयन से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता के विलयन को अधिक सांद्रता के विलयन से हमने पृथक किया है। क्योंकि यहाँ पर विलेय की सांद्रता कम है, यहाँ पर विलेय की सांद्रता अधिक है, इसलिए यहाँ पर विलायक के अणुओं का मूवमेंट होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली की तो मुख्य विशेषता यह होती है कि यहाँ से केवल और केवल विलायक के अणुओं का मूवमेंट होता है। तो इसलिए विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ गति करते हैं। यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम देखोगे कि फाइनल वॉल्यूम या इक्विलिब्रियम जब आती है उस समय दोनों विलयन जो है, दोनों विलयन के अंदर सांद्रता करीब करीब समान हो जाती है, तो इसे हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम। तो विलायक के अणुओं की गति अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ होती है, जिससे साम्य अवस्था की स्थिति में दोनों प्रकार के विलयन में की सांद्रता जो है बराबर हो जाती है। यानी ओस्मोसिस इसलिए होता है कि दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किए गए हैं उन दोनों विलयन की सांद्रता को बराबर करना है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्थिति स्थापित होती है। यानी यहाँ पर विलायक के अणु गति करते हैं बल्कि विलेय के अणु गति नहीं करते। तो ओस्मोसिस के अंदर विलायक के अणुओं की गति होती है, जबकि डिफ्यूजन जो है इसमें विलेय के अणु गति करते हैं और यहाँ पर विलायक के अणु जो है विलयन की कम सांद्रता से विलयन की अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ये हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के सॉल्यूशन कोशिका के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अभी हमने डिफ्यूजन और विसरण दोनों पढ़ दिए। हमने डिफ्यूजन यानी विसरण और ओस्मोसिस यानी परासरण दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को हमने पढ़ा है। अब हम पादप कोशिका और एनिमल सेल जो है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के संदर्भ में हम विभिन्न प्रकार के विलयन देखेंगे कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका जो है किस किस प्रकार के विलयन में उपस्थित हो सकती है। शुरुआत करते हैं हम एनिमल सेल से। एनिमल सेल जो है, यहाँ पर एक एनिमल सेल रखी हुई है। इस एनिमल सेल को रखा है हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इस कोशिका के अंदर उपस्थित जो जीवद्रव्य है इसकी तुलना में बाहर उपस्थित इस विलयन की सांद्रता कम होती है। यानी कोशिका के अंदर विलयन की सांद्रता अधिक है और कोशिका से बाहर विलयन की सांद्रता कम है। क्योंकि परासरण के नियम क्या कहते हैं? परासरण के नियम यह कहते हैं कि विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ गति करते हैं, अतः जल के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और जब यह प्रवेश बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तब फाइनली यह कोशिका जो है रप्चर हो जाती है, फट जाती है। तो एक स्थिति तक तो कोशिका झिल्ली इस जल के प्रवाह को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसके बाद में कोशिका झिल्ली फट जाती है, कोशिका जो है विलुप्त हो जाती है।
सेम ऐसे प्लांट सेल में होता है। पादप कोशिका को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं, कम सांद्रता के विलयन में रखते हैं, तो यहाँ पर भी जल के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन में गति करते हैं। लेकिन पादप कोशिका के चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है, और इसी भित्ति की वजह से यह जल जो है यहाँ पर एक निश्चित मात्रा में प्रवेश करता है। उसके पश्चात भित्ति जो है कोशिका के अंदर जल के प्रवेश को रोकने लग जाती है, और कोशिका जो है साम्यावस्था की स्थिति में कोशिका जो है बहुत ही टर्जिड हो जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है, फट नहीं पाती है, क्योंकि चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित है। दूसरे प्रकार का विलयन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब समपराशराय विलयन, यानी यहाँ पर कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बाहर के समान ही बाहरी विलयन की सांद्रता उपस्थित होती है। इसीलिए जितनी मात्रा में जल कोशिका में प्रवेश करता है, उतनी मात्रा में जल जो है विलायक के अणु कोशिका से बाहर भी निकलते हैं। दोनों कंडीशन जो है पादप और जंतु कोशिकाओं के लिए समान है। तो कोशिकाएं जो है ये सामान्य अवस्था में रहती है, और फ्लेक्सिड, पादप कोशिका की बात करें, फ्लेक्सिड अवस्था में रहती है। फ्लेक्सिड का मतलब होता है पूर्ण स्फीत अवस्था में नहीं रहती, कुछ स्लथ अवस्था में रहती है। जबकि अगर इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का तात्पर्य बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक होती है। इसीलिए इसीलिए पादप कोशिका या जंतु कोशिका जो है, इससे जल जो है यह कोशिका से बाहर निकलता है। तो कोशिका से जल बाहर निकलने से एनिमल सेल जो है श्रिंक हो जाती है, जबकि पादप कोशिका से जल जब बाहर निकलता है तो जीव द्रव्य सिकुड़कर बीच में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर पूरी कोशिका सिकुड़ जाती है एनिमल सेल्स में, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की वजह से कोशिका तो नहीं सिकुड़ती है, लेकिन इसका जीव द्रव्य जो है सिकुड़कर केंद्रीय भाग में एकत्रित हो जाता है, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी कोशिका के संदर्भ में बाहरी विलयन जो है तीन प्रकार से हो सकता है। हाइपोटोनिक, जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम होती है। दूसरा तो आइसोटोनिक, जहां पर बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता के समान होती है। जबकि तीसरे प्रकार का विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक होती है। तो इस प्रकार एक सामान्य पादप और जंतु कोशिका जो है तीन प्रकार के विलयन में उपस्थित हो सकती है, और तीनों प्रकार के विलयन का कोशिका के ऊपर प्रभाव जो है अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। यानी कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन को प्रभावित करती है, और संपूर्ण रूप से पूरी कोशिका के अंदर होने वाली कार्यकी को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार दो प्रकार की प्रक्रियाएं पादप कोशिकाओं में देखने को मिलती है। पहली प्रक्रिया है एंडोस्मोसिस या अंतः परासरण। यदि कोशिका को हम कम सांद्रता के विलयन में रखते हैं, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तब बाहरी वातावरण से विलायक के अणु या जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतः परासरण, यानी बाहरी वातावरण से पादप कोशिका के अंदर जल का प्रवेश करने की प्रक्रिया कहलाती है, अंतः परासरण कहते हैं। और यह प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब कोशिका को कम सांद्रता के विलयन में रखा जाता है। दूसरे प्रकार की प्रक्रिया है जिसे कहते हैं एक्सोस्मोसिस या बहिर्परासरण। अगर कोशिका को हम अधिक सांद्रता के विलयन में रखते हैं, तो परासरण के नियमों के अनुसार विलायक के अणु अथवा जल के अणु कोशिका से बाहर गति करते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया जहां पर कोशिका से बाहर की तरफ विलायक के अणुओं या जल के अणुओं का मूवमेंट होता है, इसे बहिर्परासरण कहते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओस्मोसिस को अगली कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।